मैंने अपनी ऑनलाइन वाली बंदी से मैसेज करके पूछा था कि भाई, शादी के लिए 10 लाख 100 के का शगुन दहेज बहुत है क्या? सामने से मैडम बोली, अबे ढोंगी, 10 लाख में कुछ नहीं होता, डबल देना पड़ेगा, यानी 20 लाख। मुझे लगा कि बंदी भयंकर पैसों की भूखी और लालची है, लेकिन जब असलियत में फेस टू फेस रील मीटिंग मुलाकात हुई, तब जाके समझ आया कि सीन क्या था। मेरी वो ऑनलाइन प्रेमिका कोई एक लड़की नहीं, बल्कि 2 जुड़वा बहनें थी। दोनों सगी बहनें मिलकर एक ही अकाउंट से मेरे साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही थी। बड़ी बहन गुलिंग्युएस सुसी, एकदम हाईकोल और नखरीली, अकड़ू और ईगो वाली। जब भी गुस्सा होती तो काली जुराबें, ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन के मुझे लातों से दबाती रौंदती थी। और छोटी बहन सुयाओ, एकदम शांत, शर्मीली और सीधी सादी, जो सफेद जुराबे पहनकर मेरे आगे पीछे बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके नखरे दिखाती और लाड लड़ाती थी। अभी की बात सुनो, यूनिवर्सिटी की क्लास में एकदम सन्नाटा छा गया, मानो सब मर चुके हों। वजह, पढ़ाते पढ़ाते अचानक प्रोफेसर सुसी, बड़ी बहन, की नजर मेरे हाथ की अंगूठी पर पड़ गई। मैडम का दिमाग इसलिए भन्ना गया क्योंकि ऐसी ही सेम टू सेम अंगूठी उनके अपने हाथ में भी सजी हुई थी। ये अंगूठी उनके ऑनलाइन वाले आशिक, यानी मेरे, ने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाई थी। भले ही सस्ती थी, पर ऐसी अंगूठी मार्केट में आसानी से नहीं मिलती। तो फिर इस आम से स्टूडेंट के पास ये कहां से आई? उस 2 से 3 सेकंड की खामोशी में सुसी की तो मानो सांसें ही अटक गई। पीछे बैठे लॉन्डल पादिया गर्दन उठाकर आगे देखने लगे कि अबे मैडम अचानक ब्रेक मार के क्यों रुक गई? लेक्चर आगे क्यों नहीं बढ़ा रही? सुसी ने जैसे तैसे अपना दिमाग ठिकाने लगाया, खंखार कर गला साफ किया और ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ तो बच्चों, किताब का पेज नंबर 31 निकालो और आइडियल पर्सनालिटी थ्योरी पे ध्यान दो। तभी बगल में बैठे मेरे रूममेट ने मुझे कोहनी मारी, अबे फांग युआन, क्या सीन है बे? मैडम तुझे ऐसे क्यों उतार रही थी? सच कहूं तो सुसी से ज्यादा तो मेरी फटी पड़ी थी। मेरी आंखें स्टेज पर खड़ी सुसी के हाथ से हट ही नहीं रही थी। भाई, मैंने ऑनलाइन वाली बंदी से मिलने के लाखों हसीन सपने देखे थे, पर इस तरह अचानक कॉलेज की क्लास में ऐसा भौकाल हो जाएगा, ये तो फैंटेसी से भी परे था। मेरी ऑनलाइन वाली बंदी मेरी यूनिवर्सिटी की सबसे हॉट और पॉपुलर प्रोफेसर निकलेगी। इतनी सुंदर, संस्कारी और डिसेंट दिखने वाली मैडम रात को फोन पर बच्चों की तरह चोंचली आवाज में जैको जैको करके लाड लड़ाती थी और रोज रात को मुझे अपनी टांगों और ब्लैक स्टॉकिंग्स की फोटो भेजा करती थी। भाई साहब, अगले 2 घंटे की क्लास में मेरे कान में एक शब्द नहीं पड़ा। मैं बस मोबाइल हाथ में दबाए सुध बुध खोया बैठा रहा। क्लास खत्म होते ही सुसी मैडम हवा की स्पीड से बाहर निकल गई। मैं अपनी सीट से हिला तक नहीं था कि तभी एक क्लासमेट लड़की ने मेरी डेस्क बजाई। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट और शर्माहट थी। सुनो जी, क्या मुझे आपका व्हाट्सएप ग्रीन बबल वेचेट आईडी मिल सकता है? सॉरी बहन, मेरी बंदी अलाउ नहीं करती। मैंने बहुत ही प्यार से कट लिया। जैसे ही मैं मना कर रहा था, सुसी मैडम दरवाजे पर प्रकट हुई। उन्होंने मेरी ये बात सुन ली थी। ओह, मैं अपना फोन भूल गई थी। वो छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई स्टेज तक आई, फोन उठाया, बच्चों को मुस्कुराते हुए नोट किया और बाहर निकल गई। उनका दूसरा हाथ जैकेट की जेब में मुट्ठी भींचकर बंद था। वो जेब में क्या छिपा रही थी मुझे अच्छे से पता था। अपनी सेम अंगूठी। मैंने अपनी नाक खुजाई और मुंह नीचा कर लिया। भाई, कसम से भयंकर हंसी आ रही थी। क्लास के लौंडे मैडम की पीठ को ऐसे घूर रहे थे जैसे थूक गटक रहे हों। अबे भाई, मैडम कितनी जबरदस्त है ना। लुक्स तो छोड़ो, क्या धांसू पढ़ाती है। अरे हाँ यार, अभी देखा नहीं, उन्होंने किताब उल्टी पकड़ी हुई थी, फिर भी बिना देखे एकदम फ्लुएंट पढ़ा रही थी। उधर सुसी मैडम स्टाफ रूम भी नहीं गई, सीधे पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ भागी। गाड़ी में बैठते ही उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। भवें तंग गई और वो गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर मुक्के बजाने लगी। क्लास का वो सीन याद करके उनकी हाई हील्स के अंदर की उंगलियां भींच गई। अबे यार, इतनी भयंकर बकचोदी कैसे हो सकती है? दुनिया इतनी छोटी है क्या? उन्होंने अपना मुंह हाथों से ढक लिया। समझ ही नहीं आ रहा था कि खुश हो या रोए, बस बड़बड़ाए जा रही थी। जब दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ तो उन्होंने अपनी बहन को फोन घुमाया। हाँ याओ याओ, सुयाओ, सो के उठ गई क्या? क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? अबे बहुत बड़ा कांड हो गया। आज मैंने तेरे उस ऑनलाइन वाले छपरी आशिक को देख लिया। फोन की दूसरी तरफ 2 सेकंड का सन्नाटा छाया और फिर एक भयंकर चीख निकली। क्या?
सुसी गाड़ी भगाते हुए घर पहुंची, अपना कोट फेंक कर सोफे पर मारा और बिना दरवाजा खटखटाए सीधे बेडरूम में घुस गई। बेड पर बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली उसकी जुड़वा बहन सु याओ बैठी थी। सु याओ की आंखें चमक रही थी। कैसा दिखता है दी? हैंडसम है क्या? तू कहां मिली उससे? सुसी का चेहरा एकदम पत्थर जैसा हो गया। आज मैं क्लास ले रही थी। पहली रो में जो लड़का बैठा था उसके हाथ में वही सेम अंगूठी थी। वही है 100%। फिर क्या हुआ? आगे बताना। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दिखने में कैसा है? दिखने में तो काफी हैंडसम है, पर पंगा यह है कि वो सच में 18 साल का है और मेरा ही स्टूडेंट है। ये नहीं हो सकता। सु याओ, तू अभी के अभी उस लौंडे को सब सच सच बता और मैटर खत्म कर। सुसी ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया, पर सु याओ तुरंत पीछे हट गई। अबे मैं क्या सफाई दूं? मेरा बॉयफ्रेंड क्या होता है? इसमें तेरी भी तो गलती है ना। रात रात भर फोन पे मेरे बाबू बन के चिपकी कौन रहती थी? पूरा दिन फोन पकड़ के चैट कौन करती थी? अपनी टांगों की फोटो कौन भेजती थी? सु याओ के इन 3 करारे तीरों पर सुसी की आंखें इधर उधर भटकने लगी, पर उसने तुरंत पलटवार किया। अबे ढोंगी, टांगों की फोटो तो तू मेरी खींच के भेजती थी ना, तो तेरी टांगे पतली है ना। मेरी टांगे पतली होती तो मैं अपनी न भेज देती। पर शुरुआत तो तूने ही की थी ना, जब तूने उसे प्रपोज करके रिलेशनशिप शुरू किया था। और गेम में जब तू झोंक हुई चला के 3 लेवल तक अल्टीमेट नहीं मार पा रही थी और लोग तुझे गाली दे रहे थे, तो उसी बंदे ने अपनी कड़क आवाज में तुझे बचाया था। तभी से तू उसके साथ डुओ डबल मैच खेलने लगी थी ना। दोनों बहनों में बिना किसी वार्निंग के भयंकर क्लेश शुरू हो गया। दोनों सोफे के 2 कोनों में मुंह फुलाकर बैठ गई। तभी टी टेबल पर रखे फोन में टिंग टोंग करके नोटिफिकेशन आया। क्या कर रही हो जी? इन टेक्स्ट। दोनों बहनों ने एक दूसरे को घूरा। अब क्या करें? सुसी ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तू तो आज सुबह उसे अपनी नई घुटनों वाली जुराबें, ओवरनी सॉक्स दिखाने वाली थी ना। ले दिखा दे। अरे पर तुम लोग तो आज ही मिले हो ना। मैं अब क्या रिप्लाई करूं? सु याओ परेशान हो गई। सुसी का चेहरा अचानक सीरियस हो गया। याओ, मुझे लगता है अब ये नाटक बंद कर देना चाहिए। मैं एक यूनिवर्सिटी टीचर हूं। अपनी स्टूडेंट को डेट करूंगी तो समाज और कॉलेज वाले क्या कहेंगे? ऊपर से वो अभी सिर्फ 18 का है। मम्मी को पता चला तो मेरी खाल खींच लेंगी। सु याओ ने अपने होंठ चबाए। उसकी आंखें नम हो गई। पर दी, मैंने तो उसे आज तक एक बार भी सामने से नहीं देखा। ऐसे ब्रेकअप कर लिया तो दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगी। बहुत बुरा लग रहा है यार। सु याओ को उस अनजान ऑनलाइन बॉयफ्रेंड से सच में प्यार हो गया था। दीदी, तू उसे किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला। मैं खुद सामने जाके उसे मना, ब्रेकअप कर दूंगी। तू सच में बाहर जाने के लिए तैयार है? सुसी ने हैरान होकर पूछा। थोड़ी देर बाद सुसी की पॉश कार सड़क पर दौड़ रही थी। सुसी गाड़ी चलाते चलाते अपनी बहन को सब समझा रही थी। लोकेशन सेट कर दी है। मैं कोने वाली टेबल पर बैठी रहूंगी। दिल मत पिघलाने बैठ जाना। एकदम साफ साफ बोल के रिश्ता खत्म करना है, समझे? सु याओ बेचारी हां में सिर हिला रही थी, पर घबराहट के मारे उसके हाथ अपनी फ्रॉक का कोना मरोड़ रहे थे। रेस्टोरेंट पहुंचते ही दोनों गाड़ी से उतरी। टेबल नंबर 13 है, तू आगे चल। डर मत, मैं हूं ना। सुसी ने उसे ढांढस बंधाया। लेकिन जैसे जैसे रेस्टोरेंट का गेट पास आ रहा था, सु याओ का दिमाग भन्ना गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दीदी सुसी गायब हो चुकी थी। वो बेचारी पैनिक हो गई, पर्स का स्ट्रैप कस के पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ी। धड़ाक, सु याओ किसी से टकरा गई। उसने घबराकर ऊपर देखा। सु मैडम, आप ठीक तो है ना? मैंने चिंता से उसे देखा। फांग युआन। सु याओ ने मुंह खोला। उसके सामने एक एकदम नीट एंड क्लीन, साफ नीली आंखों वाला, हैंडसम और डैशिंग बंदा खड़ा था। सु याओ की दुनिया वही थम गई। वो बेचारी थरथर कांपने लगी और बस फांग युआन के चेहरे को टकटकी लगाए ताड़ती रह गई। दिल में एकदम गिटार बज उठे। अबे साला, ये तो सीधे मेरे दिल के अरमानों पे खरा उतर गया। कितना क्यूट और हैंडसम है यार। सु याओ की छाती में दिल धक धक भागने लगा। मैंने देखा कि मैडम सु याओ थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है और कांप रही है, तो मैंने तुरंत अपना कोट उतारा और उनके कंधों पर डाल दिया। बाहर ठंड है मैडम, चलिए अंदर बैठते हैं। दूसरी तरफ 10 से 15 मीटर दूर एक पेड़ के पीछे असली सुसी मैडम मुंह छिपाकर झांक रही थी। वो खुद से बड़बड़ाई, अबे साले, तुम दोनों इतने चिपक के क्यों खड़े हो? और ये अपना कोट क्यों पहना रहा है तुझे? सु याओ, ओए छपरी, याद रख तू वहां ब्रेकअप करने गई है, लट्टू होने नहीं।
रेस्टोरेंट में टेबल पर बैठने के बाद हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड, अजीब हो गया था। फांग युआन, साले, चैट पर तो तू बड़ी बड़ी हाँकता था, अब क्या हुआ? थोड़ा एटीट्यूड दिखा, बेइज्जती मत करा। मैंने मन ही मन खुद को बूस्ट किया। फिर मैंने सु याओ की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, आप क्लास में जैसी दिखती है, अभी उससे काफी अलग लग रही है। वो काम और पर्सनल लाइफ अलग अलग रखनी चाहिए ना। सु याओ की आवाज हकलाने लगी, अभी आप और भी ज्यादा सुंदर लग रही हैं। मैंने सीधे लाइन मारी। सु याओ का दिमाग अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, मैं बड़ी बहन हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मुझे रौब दिखाना है। पर जैसे ही उसने मेरी ये लाइन सुनी, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। उसके गाल इतने लाल हो गए कि भट्टी की तरह तपने लगे। हम 6 महीने से ऑनलाइन रिलेशनशिप में हैं। मैंने पानी का गिलास हाथ में लेते हुए कहा, मैंने बहुत बार सोचा था कि मेरी बंदी कैसी दिखती होगी, पर अब सामने देखकर बस एक ही ख्याल आ रहा है, क्या? सु याओ ने पानी का गिलास पकड़ा, यही कि वाह, मेरी बंदी है तो एकदम जबरदस्त। धत तेरे की। सु याओ पानी पीते पीते फंस गई और खांसने लगी। वो अपनी ड्रेस का कोना भींचने लगी। उसके दिल में मानो चाशनी घुल गई हो। कमीना लड़का, क्या मक्खन लगाता है यार। लेकिन प्रोफेसर वाली अकड़ बनाए रखने के लिए सु याओ ने जबरदस्ती अपना मुंह सख्त बनाया और कड़क आवाज में बोली, मिस्टर फांग युआन, जरा तमीज से रहिए और सीरियस हो जाइए। ओहो, ठीक है मैडम। मैंने अचानक डांट खाने के बाद मुंह बना लिया। मैडम ने जैसे ही डांटा, मैं डर के मारे तुरंत एकदम सीधा, सावधान मुद्रा में बैठ गया। पर मेरी भोली और साफ आंखें अभी भी सु याओ को आस लगाकर देख रही थी। मेरी वो बेकसूर और मासूम शक्ल देखकर सु याओ के दिल में दबा हुआ तूफान मचलने लगा। वो बेचारी बहुत मुश्किल से अपने दिल के अरमान दबा रही थी कि साले को यही जमीन पर पटक के चुम्मियों की बारिश कर दूं। तभी वेटर हाथ में डिशेज लेकर आ गया। सर, आपकी डिशेज तैयार है, एंजॉय कीजिए। वेटर के आने से दोनों का ध्यान थोड़ा भटका और माहौल का वो सन्नाटा टूटा। सु याओ ने 2 से 3 लंबी सांसें ली और अपने दिल की धड़कन शांत की। वैसे हकीकत में ऐसे अचानक मिलना काफी शॉकिंग था। तो सु मैडम, आपको मुझे सामने देखकर कैसा फील हुआ? मैंने धीरे से पूछा। कुछ खास नहीं, कोई फीलिंग नहीं आई। सु याओ को आखिरकार मौका मिल ही गया। उसने अपने पिघलते दिल पर फिर से लोहे का कवच पहना लिया। आखिरकार वो यहां ब्रेकअप करने आई थी तो अपना मिशन नहीं भूल सकती थी। मेरा चम्मच हाथ में ही जम गया। आंखें एकदम उदास हो गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे मुंह पर ऐसा नो फीलिंग बोल देगी। इसके बाद मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। मैं चुपचाप खाना ठूंसने लगा। उधर रेस्टोरेंट के एक कोने में काली केप और मास्क से अपना पूरा चेहरा ढके एक लड़की, असली सुसी मैडम, जासूसों की तरह छिपकर सब ताड़ रही थी। जब उसने देखा कि मेरा मुंह उतर गया है और मेरी वाट लग चुकी है, तो उसे समझ आ गया कि सु याओ ने अपना गेम चालू कर दिया है। सुसी मन ही मन खुश हुई, पर फिर मास्क के पीछे उसका चेहरा थोड़ा गिल्टी भी हो गया। मामला यहां तक पहुंचा, इसमें उसकी भी तो गलती थी। वो सोच ही रही थी कि लौंडे का दिल टूटा है तो बाद में उसे पैसों या तोहफों से थोड़ा कंपेंसेट, भरपाई कर दूंगी। पर तभी जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका दिमाग ही घूम गया। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? मैडम, मैं समझता हूं, मैंने प्लेट में देखते हुए बहुत उदास आवाज में कहा। एक टीचर के लिए ऑनलाइन डेटिंग करना शोभा नहीं देता, और फिर स्टूडेंट के साथ चक्कर चलेगा तो कॉलेज में आपकी बहुत थूथू होगी। अच्छा हुआ आपको कोई फीलिंग नहीं आई, कम से कम मेरा दिल टूटने का मलाल नहीं रहेगा। मैंने सु याओ की तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो हंसी एकदम फेक और रोनी लग रही थी। मेरी ये बात सुनकर सु याओ को लगा जैसे किसी ने दिल में गरम सलाख घुसा दी हो। फांग युआन, तुम मुझे इतनी आसानी से समझ गए, ये देखकर सच में बहुत अच्छा लगा। वैसे भी हमारे बीच उम्र का बड़ा गैप है। तुम कॉलेज में अपने लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ सकते हो। नहीं मैडम, मैंने सिर हिलाया। मुझे जबरदस्ती किसी से चक्कर नहीं चलाना। सच कहूं तो अपनी शक्ल और बिहेवियर के हिसाब से मुझे लड़कियां मिलने में दिक्कत नहीं होती, पर मुझे आप ही पसंद थी। सु मैडम, जरा अपना हाथ आगे कीजिए। सु याओ ने हैरान होकर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने अपने हाथ की वो अंगूठी निकाली और उसके नरम हथेली पर रख दी। आपने ये अंगूठी नहीं पहनी थी। शायद क्लास के बाद जब आपको पता चला कि आपका ऑनलाइन आशिक आपका ही स्टूडेंट है, तो आपको डर लग गया होगा कि लोग बातें बनाएंगे। मैंने आने से पहले बहुत सोचा था। फिर मैंने अपनी जेब से एक छोटा
प्यारा सा मेटेलिक बैज, एनिमेट बैज निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। सू याओ की आंखें फटी की फटी रह गई। आपको याद है, आपने एक बार बातों बातों में कहा था कि आपको इस एनिमे कैरेक्टर का बैज बहुत पसंद है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में जब घूमने गया था तो छुपके से आपके लिए ये खरीद लाया था। सोचा था जब पहली बार मिलेंगे तो सरप्राइज दूंगा। मैं फीकी स्माइल के साथ बोलता गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि सू मैडम को भी एनिमे और 2D दुनिया पसंद है। एक स्टूडेंट के नाते लगा कि मेरी मैडम तो बहुत कूल और फ्रैंक है। खैर, इसे रख लीजिए। सू याओ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उस छोटे से बैज को छूकर उसके दिमाग में 6 महीने पुरानी सारी खट्टी मीठी यादें बिजली की तरह कौंध गई। हालांकि वो 6 महीने बहुत स्पेशल थे। पर आप बेफिक्र रहिए सू मैडम, मैं आपको कभी तंग नहीं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक भीनी भीनी खुशबू मेरे नाक से टकराई। सट! सू याओ ने आगे बढ़कर मुझे कसके गले से लगा लिया। आई एम सॉरी फांग युआन। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। सू याओ की आवाज भयंकर रोनी और कांपती हुई आ रही थी। मुझे महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर थरथर कांप रहा है। मैंने धीरे से उसकी पीठ थपथ पाई। अरे मैडम, कटा तो मेरा है, रो आप क्यों रही है? सांत्वना तो मुझे मिलनी चाहिए ना। मुझे ब्रेकअप नहीं करना यार। सू याओ बिलक पड़ी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। पर अगर कॉलेज वालों को पता चला कि मैं अपने ही स्टूडेंट को डेट कर रही हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं इस शहर में नहीं रह पाऊंगी। मैंने बहुत पापड़ बेल के ये सब हासिल किया है। वो बेचारी अपने लिए नहीं, अपनी बड़ी बहन सुसी की नौकरी और इज्जत के लिए रो रही थी। क्योंकि कॉलेज में सुसी प्रोफेसर थी, सू याओ नहीं। पर वो ये सच बता भी नहीं सकती थी। सू याओ ने रोते रोते अपनी लाल आंखें उठाई। मेरा भी दिल पसीज गया। सू मैडम, अब गले लगा लिया हो तो खाना खा ले। क्या क्या तुम मुझे एक बार किस कर सकते हो? सू याओ ने अपनी भीगी आंखों से मुझे देखते हुए धीरे से कहा। मेरी बस यही एक आखिरी ख्वाहिश है। उधर कोने में छिपकर देख रही असली सुसी मैडम की मुट्ठी कस गई। अबे साली छपरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुसी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसकी सगी बहन उस लौंडे के इतने पास चिपक के बैठी थी। हाथ पकड़ना और गले लगना तो ठीक था, अब साला चुम्मा चाटी, किसिंग पे उतर आई थी। सू याओ, साली तूने अपने दिमाग का भोसड़ा कर दिया है क्या? जो काम दिया था वो भूल गई? सुसी ने तुरंत आसपास नजर दौड़ाई और पास से गुजर रहे एक वेटर को कॉलर से दबोच लिया। वेटर डर के मारे कांपने लगा। अरे अरे मैडम, क्या हुआ? सुसी ने मेरी टेबल की तरफ उंगली दिखाई और फुसफुसाई। देख भाई, वो जो लौंडा बैठा है ना, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके साथ जो बंदी चिपकी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। साले दोनों मेरा काट के वही किस करने वाले हैं। तू जा और उनका ये रोमांस चौपट कर। वेटर का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मैडम, हम कस्टमर के पर्सनल मैटर में नहीं पड़ सकते। मेरी नौकरी चली जाएगी, कस्टमर शिकायत कर देगा। सुसी ने बिना एक शब्द बोले अपनी जेब से गड्डी निकाली। 100 से 100 टके के कड़क गुलाबी नोटों की गड्डी वेटर की जेब में ठूंस दी। तुझे बस इतना करना है, गर्म पानी का गिलास ले जा, एक्टिंग करके गिरा दे और उस बेवफा लौंडे को कपड़े सुखाने के लिए वॉशरूम भेज दे। बाकी मैं संभालूंगी। वेटर की जेब में जैसे ही ईमानदारी और इंसाफ का पैसा पहुंचा, उसकी आंखों में देशभक्ति वाला जोश आ गया। मैडम, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। वेटर ने गर्म पानी का गिलास उठाया और 13 नंबर टेबल की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे बॉर्डर पर दुश्मनों का खात्मा करने जा रहा हो। अरे दादा, सॉरी सॉरी सर, गलती से पैर फिसल गया। वेटर ने ऐसी गजब की ऑस्कर लेवल की फेक फॉल मारी कि पूरा गर्म पानी मेरी शर्ट और पेंट पर आ गिरा। माहौल का वो रोमांटिक और रोना धोना वाला सीन 1 सेकंड में स्वाहा हो गया। सू याओ ने अपने आंसू पोंछे और सीधे बैठ गई। उसने डरते डरते अपनी दीदी के कोने की तरफ देखा। सर, आई एम रियली सॉरी। वॉशरूम में ड्रायर लगा है, आप प्लीज वहां जाके कपड़े सुखा लीजिए। वेटर ने गिड़गिड़ाने का नाटक किया। मैं चिढ़कर उठा और कपड़े सुखाने के लिए सीधे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं वॉशरूम की तरफ गया, सुसी मैडम दबे पाव बिल्ली की तरह टेबल पर पहुंची। सुयाओ, ये क्या बकचोदी चल रही है यहां? सुसी ने दबी आवाज में डांटा। सुयाओ ने सहम कर सिर नीचा कर लिया। दीदी, मैंने तो ब्रेकअप की बात की थी ना। हाँ, बहुत बढ़िया ब्रेकअप कर रही थी। 2 मिनट और देर से आती तो तुम दोनों यहां खुल्लम खुल्ला रासलीला शुरू कर देते। साली बेशर्म। पर दीदी, मुझे दया आ गई थी ना। तू मेरे पर क्यों चिल्ला रही है? सू याओ का मुंह बन गया। सुसी ने अपनी बहन का रोना देखकर अपनी भवें सिकोड़ी, उसका हाथ पकड़ा
और घसीटते हुए बाहर की तरफ ले गई। तुझे यहां भेजना ही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। चल गाड़ी में जाके बैठ। सुसी ने बहन को गाड़ी में फेंका। फिर उसने अपना मास्क और गॉगल्स उतारे। खुशकिस्मती से वो घर से निकलते वक्त अपनी बहन जैसे सेम टू सेम कपड़े पहनकर आई थी, ताकि अगर ऐसा कोई कांड हो तो प्लान भी काम आ सके। सुसी ने गहरी सांस ली, अपने बालों का जूड़ा खोला और उसके रेशमी काले बाल झरने की तरह पीठ पर लहराने लगे। वो एकदम एटीट्यूड में वॉक करती हुई रेस्टोरेंट के वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम के अंदर मैं बेसिन के सामने खड़ा होकर अपनी आस्तीन सुखा रहा था। तभी दरवाजा खुला और पीछे से सुसी मैडम, उसे लगा कि सु याओ आई है, अंदर दाखिल हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सुसी को लगा कि मैं उससे बात करूंगा, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैंने बिना कोई मौका दिए उसका हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और उसके गालों को दोनों हाथों में दबोच लिया। अरे ए सट, हवा वही जम गई। सुसी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका पहला चुम्मा, फर्स्ट किस, लुट चुका था। सुसी को लगा जैसे आसपास की दुनिया शांत हो गई है। कानों में सन्नाटा छा गया, मानो सारे साउंड इफेक्ट 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर चले गए हों। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक, क्रैश हो गया। उस पल उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं बची थी, सिवाय इसके कि उसके होंठों पर किसी के होंठ दबे हुए थे। भले ही मेरा ये किस थोड़ा अनारी, सच्चा और कच्चा था, पर जैसे ही हमारे होंठ आपस में मिले, मेरे दिल में एक अजीब सी बिजली कौंध गई। उसके शरीर से एक बहुत ही खास प्रीमियम परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। उसकी हर चीज बेहद सॉफ्ट थी, चाहे उसके गाल हो या उसके रसीले होंठ। फुओ, जब हमारे होंठ अलग हुए तो सुसी मैडम उस मछली की तरह तड़पने लगी जिसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। वो हांगांग करके लंबी सांसें लेने लगी। उसका चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ चुका था, पूरा शरीर अकड़ गया था। वो बिना पलक झपकाए मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में क्या चल रहा था, हैरानी, गुस्सा, शर्म या तबाही, ये बयां करना नामुमकिन था। सुसी के उस गोरे चेहरे पर धीरे धीरे लालिमा, ब्लश फैलने लगी, जैसे सफेद कागज पर लाल स्याही फैलती है। यहां तक कि उसके कान के निचले हिस्से भी टमाटर की तरह लाल हो गए। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाई। तुझे पता भी है कि तूने अभी क्या बकचोदी की है? होश में आते ही सुसी मैडम का दिमाग पूरी तरह फटने वाला था। अबे साला, उसकी ही क्लास का स्टूडेंट उसे जबरदस्ती किस करके चला गया था। अब जरा वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और भौकाली हिंदी में अगला सीन देखो, पढ़ के दिमाग भरना जाएगा। पहला किस, वो भी अपनी ही क्लास के 18 साल के लौंडे के साथ। सुसी मैडम अपनी नॉर्मल लाइफ में कितनी तगड़ी, मैच्योर और डिसेंट बंदी थी। क्लास में जब लेक्चर देती थी तो एकदम धांसू और बिंदास अंदाज रहता था। चाहे कॉलेज के प्रिंसिपल सामने हो या स्टूडेंट, मैडम ने कभी अपना कूल नहीं खोया था। पर अभी भाई साहब, शर्म और बेइज्जती का ऐसा भयानक ओवरलोड हुआ था कि मैडम सारा शिष्टाचार और तहजीब तेल लेने भूल चुकी थी। उनका बस एक ही दिल कर रहा था, फांग युआन, मेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ दे, साले को पटक के कूटेन। यहां मुझे उल्टा कंफ्यूजन हो गया। मैंने हैरान होकर कहा, अबे मैडम, आप भी ना, अभी ब्रेकअप से पहले आपकी ही तो आखिरी ख्वाहिश थी। आपने ही तो किस करने को कहा था ना। मैंने कहा तो तूने कर दिया। अबे साले, तू इतना बड़ा आज्ञाकारी कब से हो गया? सुसी चिल्लाई, फांग युआन, तूने कभी अपने उस खाली दिमाग में सोचा भी है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आई थी तब तू साला चौथी क्लास में पैंट ढीली करके घूमता था? ऊपर से मैं तेरी प्रोफेसर हूं। बे, दोनों की आंखें मिली। इस वक्त सुसी मैडम एकदम बिल्ली की तरह भौंकने और बाल नोचने पर उतारू दिख रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। मैंने मन ही मन सोचा, भाई, औरतों का दिमाग और समंदर का पेंदा, आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इनके दिमाग का केमिकल लोचा क्या है। अभी 2 मिनट पहले बेचारी बनी रो रही थी और अब सीधे क्लास वाली खूंखार मैडम बन के रौब झाड़ रही है। मैंने हाथ हवा में उठाए और एकदम ढीठ, रंगीला बिंदास बन के बोला, अरे तो मैडम, इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बचपन से ही अपने टीचर्स की हर बात मानता हूं। तू, सुसी की बोलती बंद हो गई। साला ऐसा करारा जवाब मिला कि मैडम भूल ही गई कि आगे क्या गाली देनी थी। सुसी ने मन ही मन कसम खाई कि घर पहुंच के सबसे पहले उस कमीनी सु याओ की खाल खींचूंगी। उसने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डाला ताकि वो बैंक कार्ड निकाल सके।
अब इस बकचोदी को यही खत्म करने का टाइम आ गया था। बहुत हुआ प्यार व्यार, अब से सिर्फ पढ़ाई, लेक्चर और काम। वो खुद पर भयंकर चिढ़ रही थी कि साला प्यार का थोड़ा सा कीड़ा क्या काटा, पूरी लाइफ का रायता फैल गया। ये सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। वो असल में खुद पर भड़ास निकाल रही थी। जिस बंदे ने कभी अफेयर न चलाया होना, वो जब पहली बार प्यार के चक्कर में पड़ता है तो उसकी लाइफ की वाट लगनी तय है। तभी वॉशरूम के बाहर से कुछ भारी कदमों और हसीन मजाक की आवाजें गूंजी। हाँ, अरे अपने फांग सर तो बड़े भारी कंजूस निकले। आज बड़े दिलदार बन रहे थे। मुझे लगा किसी ढाबे पे ले जाएंगे, पर खाना एकदम लजीज था भाई। अरे मैंने हवा में थोड़ी फेंका था। पूरी सिटी में इससे बढ़िया नॉनवेज देशी खाना कहीं नहीं मिलता। बढ़िया बढ़िया। अब खाना तो हो गया, चलो अब 2-4 गाने ठोकते हैं कराओके पे। अरे फांग सर, आप भी जरा अपना सुरीला गला दिखाओ। अरे नहीं नहीं भाई, कल क्लास का भारी लोड है, रात को लेक्चर तैयार करना है। वॉशरूम के बाहर ही सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां थी। वो भारी जूते छापा का करते हुए पास आ रहे थे। सुसी का हाथ जेब में ही जम गया। कानों में वो आवाज पड़ते ही उसके तो तोते उड़ गए। अबे, ये आवाज तो अपने कॉलेज के प्रोफेसर फैंग की है ना। मैडम का कलेजा मुंह को आ गया। उसे तुरंत याद आया कि आज दोपहर को स्टाफ रूम मिली मैडम सबको डिनर की पार्टी दे रही थी। क्या ये सारे के सारे प्रोफेसर इसी रेस्टोरेंट में ठूसने आए थे? दुनिया इतनी छोटी क्यों है बे? सुसी का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने वॉशरूम के पर्दे को 1 इंच हटा के बाहर झांका, और भाई साहब, सामने पूरी गैंग खड़ी थी। कॉलेज के आधे से ज्यादा मास्टर प्रोफेसर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, और 2 से 3 तो सीधे वॉशरूम की तरफ ही आ रहे थे। लग गए भाई, पूरी लंका लग गई। सुसी के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगी। अगर आज किसी ने देख लिया कि मैडम अपने ही 18 साल के स्टूडेंट के साथ वॉशरूम में गुपचुप गुल खिला रही है, तो कल सुबह कॉलेज में झंडे गड़ जाएंगे। मैडम का करियर तो सीधे डस्टबिन में जाएगा। क्या हुआ मैडम, पसीने क्यों छूट रहे हैं? मैंने बेवकूफों की तरह पूछा। अबे चुप कर, बाहर मेरे कॉलेज के सारे प्रोफेसर खड़े हैं। अगर उन्होंने देख लिया तो मेरा दफन होना तय है। अरे तो क्या हो गया? मैंने हवा में बात उड़ाई। वो आपको पहचानते हैं, मुझे थोड़ी जानते हैं। आप बाहर जाके नॉर्मल खाना खाओ। उन्हें क्या पता हम साथ आए हैं। बोलना बहुत आसान है रे ढोंगी। सुसी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आव देखा न ताव सीधे मेरी कमर की नाजुक चमड़ी को पकड़ा और ऐसा भयंकर मरोड़ा कि मेरी चीख निकलते निकलते बची। उसने खूंखार नजरों से मुझे घूरा। अबे ओ अंधरे, तेरे होठों पर मेरी लिपस्टिक का लाल रंग चिपक के चमक रहा है। बाहर वो सारे प्रोफेसर एक से बढ़कर एक भयंकर चुगलखोर है। किसी की नजर पड़ी तो क्या सोचेंगे? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने अपने हाथ की उल्टी तरफ से होंठ पोंछे। साला हाथ पे चटक लाल रंग का निशान छप गया। मैंने इतने बारीक सीन पर ध्यान ही नहीं दिया था। अबे पोंछ मत, जितना पोंछेगा उतना लाल फैलेगा। सुसी की आंखें फटने वाली थी। तो अब क्या करें? मुझे नहीं पता यार। मैंने भी हाथ खड़े कर दिए। सुसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो फर्श को घूरती हुई इधर उधर टहलने लगी। बाहर जूते की आवाज एकदम दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। क्यों मैडम, कोई जमीन में गड्ढा ढूंढ रही हो क्या जिसमें समा जाओ? मैंने चुटकी ली। अबे ताने मत मार। सुसी का बस चलता तो वो चींटी बनके जमीन की दरार में छिप जाती और सोचती कि हे भगवान, इन मास्टरों के जूते मेरे सिर के ऊपर से निकल जाए और मैं बच जाऊं। पर अफसोस, ऐसा कोई जादू नहीं था। छिपो, अंदर चलो। पुरुषों वाले वॉशरूम, मेन्स टॉयलेट में कोई नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे सुसी का हाथ दबोचा और उसे घसीटते हुए सीधे आदमियों वाले वॉशरूम, मेन्स वॉशरूम के अंदर ले गया। हम दोनों तेजी से एक टॉयलेट के केबिन, क्यूबिकल में घुसे और धड़ाक से कुंडी मार दी। केबिन के बाहर लगा हुआ इंडिकेटर हरे से लाल ऑक्यूपाइड हो गया। अभी आधे सेकंड का समय भी नहीं बीता था कि बाहर जोर जोर से आदमियों के पेशाब करने और हंसने की आवाजें आने लगी। प्रोफेसरों की बातें इतनी साफ आ रही थी जैसे वो हमारे कान के पास ही खड़े होकर सुसु कर रहे हों। अरे भाई, गाड़ी वाला ड्राइवर बुक कर लिया है मैंने। पहले तुझे छोड़ूंगा, फिर अपने फांग सर को। हाँ बढ़िया है, आज तो मजा आ गया। छर 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 पानी के गिरने की आवाजें कभी तेज तो कभी रुक रुक के आ रही थी। साफ समझ आ रहा था कि प्रोफेसरों के प्रोस्टेट का सिस्टम कुछ खास ठीक नहीं चल रहा था। अब सुनो भाई असल बवाल। रेस्टोरेंट का वो टॉयलेट केबिन इतना छोटा और तंग था कि उसमें एक बंदा बड़ी मुश्किल से समाए। अब वहां 2 से 2 लोग घुसे पड़े थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था
इसलिए मैं सीधे कमोड टॉयलेट सीट के ढक्कन पर बैठ गया। सुसी मैडम मेरे ठीक सामने खड़ी होकर बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो दरवाजे से चिपकी हुई थी। जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में हम आमने सामने मुंह करके तो खड़े नहीं हो सकते थे, वरना माहौल इतना ऑकवर्ड हो जाता कि हम दोनों वही शर्म से मर जाते। पर भाई, ये वाली पोजीशन भी कोई बहुत शरीफ नहीं थी। मेरी हाइट पूरी 6 फीट 1.8 मीटर्स थी। मैंने अपनी लंबी टांगों को जितना हो सके पीछे समेटने की कोशिश की, पर फिर भी मेरे घुटने बार बार सुसी मैडम की घुटनों के पीछे नी पिट्स बटा जांघों के पिछले हिस्से से टकरा रहे थे। जब जब मेरा घुटना उसकी टांगों से टच होता, मैडम का पूरा शरीर एक बार थरथरा जाता। 2 से 3 बार जब ऐसा हुआ तो सुसी मैडम ने अपने होंठ भींचे, गुस्से में लाल आंखें करके पीछे मुड़कर देखा। उसके लंबे काले बाल उसके गालों पर बिखरे हुए थे, पर उस साइड प्रोफाइल में भी उसकी खूबसूरती और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने होंठ हिलाए, बिना आवाज निकाले सिर्फ मुंह से इशारा किया, हिलना मत। मैंने भी मुंह ही मुंह में इशारा किया। मैडम, मेरी टांगे दुख रही है। बोलते बोलते मेरी टांगे थक गई थी, तो मैंने अनजाने में थोड़ा सा अपना पैर सरका दिया। और फिर अब वही तड़कता भड़कता देसी अंदाज, कड़क स्लैंग्स और भौकाली स्टाइल में अगला सीन देखो। पढ़ के हंसी भी आएगी और दिल को तसल्ली भी मिलेगी। घूम। इंजन चालू हुआ। कार में दोनों बहनें बिल्कुल चुप थी। पूरे रास्ते ऐसा माहौल था जैसे गाड़ी में कोई मुर्दा सड़ रहा हो, एकदम भारी और सन्नाटेदार। जब उनका घर पास आने लगा तो सुसी मैडम ने माहौल का बोझ हल्का करने के लिए खुद बात छेड़ी, याओ याओ, भूख लगी होगी ना? घर चल के मस्त 2 प्लेट कीमा नूडल्स बनाती हूं, साथ में खाते हैं। दीदी। सु याओ ने जैसे ही सिर उठाया, उसकी आंखों से टप टप करके आंसू गिर पड़े और शर्ट पर बिखर गए। दीदी, क्या हम दोनों बहुत नीच और खराब औरतें हैं? मुझे फांग युआन के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार। हमने उसके साथ बहुत बड़ा पाप कर दिया ना? सु याओ की मुट्ठी कस गई। उसके नाखून हथेली में गड़ रहे थे। सुसी ने गाड़ी साइड में रोकी और रूखेपन से बोली, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब रोना बंद कर। दीदी, तू इतनी पत्थर दिल क्यों है बे? तुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं हो रहा क्या? सु याओ बिलख बिलख कर रोने लगी और अपनी बहन का कपड़ा पकड़कर झकझोरने लगी। सुसी मैडम ने एक शब्द नहीं कहा। वो बस चुपचाप गाड़ी की खिड़की से बाहर चमकती हुई रंग बिरंगी नाइट लाइफ को घूरती रही, सिर्फ घूरती रही। उसका दिल अंदर से कितना छील चुका था, ये सिर्फ वही जानती थी। उधर दूसरी तरफ, ओ उस्ताद, 4 प्लेट बढ़िया हक्का नूडल्स मार के, साथ में पोच्ड एग, हाफ फ्राई, और सुनो, 10 चिकन सीख कबाब और 10 चिकन विंग्स एकदम कड़क भून देना। फांग युआन, मैं ब्रेकअप का गम मनाने की जगह हॉस्टल के लड़कों के लिए दबा के पेलम पेल नाइट स्नैक पैक करवा रहा था। एक हाथ में गरम गरम जहर मसालेदार खाना और दूसरे हाथ में बियर की कड़क बोतलें, भारी भरकम थैले टांगे। जब मैं 8 बजे अपने हॉस्टल के कमरे के बाहर पहुंचा तो अंदर से गाली ग्लौज और चीखने की भयंकर आवाजें आ रही थी। अबे धुएं का बम, स्मोक क्यों नहीं फेंका रे ढोंगी? सामने स्नाइपर लगा के बैठा है वो, बिना स्मोक के कैसे निकलूं? अबे चिल्ला मत, आखिरी बंदा बचा है, शांति रख। हाँ, मिड में ड्रॉप गिरा है, देख अगर तू 1v3 क्लच मार दिया ना तो जो तू बोलेगा वो करूंगा। अगर जीत गया ना तो तू आज से मेरा बाप। मेरे चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने लात मार के दरवाजा खोला, देखा तो अपना बड़ा भाई रूममेट क्वान याफेंग अपनी आंखें फाड़े सीधे लियू नान की स्क्रीन में घुसा जा रहा था। जैसे जैसे बंदा मार रहा था, बड़े भाई की आंखें कंचे की तरह बाहर आ रही थी। अबे एक ही बचा है, मार मार। दुष्ट। स्क्रीन ग्रे खत्म हो गई। बड़े भाई ने जोर से अपनी जांग पर थप्पड़ मारा। अबे यार, हक दिया साले ने। चल चल हट, अब गेम बंद करो। जरा मेरा हाथ फेशियल देखो। मैंने दोनों हाथों के थैले हवा में लहराए। गेम खेल रहे 2 लॉन्डों के अलावा
ऊपर बेड पर पड़ा हुआ वेई झेन अभी उल्टे हाथ से पलटा और उसकी आंखों में ऐसी चमक आई जैसे भूखे भेड़िए को शिकार मिल गया हो। अरे ओ भाई साहब, तीसरे नंबर के लौंडे फांग युआन, ये क्या माल लाया है बे? अबे तेरी ऐसी की तैसी, बारबेक्यू और मेरा फेवरेट फ्राई अंडा। दोनों लौंडे ऐसे झपटे जैसे जंग जीत कर आए, किसी राजा का स्वागत कर रहे हों। सिर्फ तेरा अंडा नहीं है बे, अपने छोटे झेंझेन के लिए उसकी फेवरेट रोस्टेड चिकन विंग्स भी लाया हूं। मैंने स्नैक्स आगे किए और हॉस्टल की फोल्डिंग टेबल बिछाने लगा। तीनों लौंडे पिछले 4 घंटे से गेम पेल रहे थे। पेट में चूहे कुश्ती लड़ रहे थे। थैले से निकलती गरम गरम खुशबू देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और सबसे बड़ी बात, फांग युआन को याद था कि किसको क्या पसंद है। ओ मेरे बाप, तू कितना अच्छा है रे। वेई झेन बेड से नीचे कूदा और सीधे मुझे गले लगाने के लिए भागा। चल चल पीछे हट, मैंने उसे धक्का दिया। मैं भी भूखा हूं, इसलिए ज्यादा लाया हूं। मैं इन 2 जानवरों की तरह नहीं हूं जो सिर्फ अपने ठूंसने का सोचते हैं। वेई झेन ने तुरंत स्टूल खींचा, मुझे राजाओं की तरह बिठाया और उन दोनों भाइयों को जलील करते हुए बोला, मेरे भाई के लिए एक जबरदस्त गाना समर्पित है। समय थोड़ा धीरे चल जरा, कि मेरी दादी बूढ़ी ना हो जाए। हाँ, अबे बस कर सुरतास। मैंने तुरंत उसका मुंह बंद कराया। साला वेई झेन जब गाना गाता था ना, तो कान से खून निकल जाता था। ऊपर से जितना बेसुरा था, उतना ही गाने का शौकीन था। कहा जाता है कि हाई स्कूल में इसको एक लड़की से प्यार हुआ था। फेयरवेल के दिन बड़ी हिम्मत जुटा के प्रपोज करने गया और सामने खड़े होकर दिलचस्प अंदाज में गाना गा दिया। भाई साहब, लड़की के दिल में इसके लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी भी, तो वो गाना सुनकर ऐसी भागी कि बेचारी का साइंस का दिमाग ही क्रैश हो गया। अबे बियर भी लाया है, मतलब आज पूरी महफिल जमेगी। क्यों भाई, तू भी पिएगा क्या? बड़े भाई याफेंग ने आंख मार के पूछा। ओहो, बड़े भाई तो आज फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, मैंने हंसते हुए कहा। बड़ा भाई याफेंग ठेठ देहाती कड़क लौंडा था। लियूनान एकदम लोकल शहरी और वेई झेन यूपी बिहार बॉर्डर का रंगबाज। हम चारों जब पहली बार रूममेट बने थे तो पहले ही दिन दबा के दारू मुर्गा हुआ था। उनमें से बड़ा भाई सबसे बड़ा पियक्कड़ था। वैसे मैं फांग युआन दारू बहुत कम पीता था, सिर्फ फैमिली फंक्शंस में बड़े बुजुर्गों के कहने पर 2 घूंट मार लेता था और मुंह बनाकर थूकता था। पर आज मेरा सच में पीने का मन था, कोई नौटंकी या गम का ढोंग करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि दारू पीकर बिस्तर पर पड़ूंगा तो तुरंत नींद आ जाएगी, वरना अगर सुसी मैडम की याद आ गई ना तो दिल टूटना तो तय था। आखिरकार हर लौंडे का पहला प्यार सबसे खास होता है। इंसान अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची, बिना किसी मतलब की निष्पाप मोहब्बत अपने पहले प्यार को ही देता है। उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। मैंने अपना उदास चेहरा 1 सेकंड के लिए छिपाया, बियर का कैन उठाया और वेई झेन के हाथ से चिकन विंग्स ली। गरम मसाले की खुशबू सूंघकर मैंने आंखें बंद की। दिल का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। खट खट खट, चारों बियर के कैन एक साथ खुले। ठंडी कड़क बियर जब गले से नीचे उतरी तो सारे गम बह गए। चीयर्स लॉन्डो। सच कहूं तो कॉलेज लाइफ होती ही इतनी धांसू है। भले ही मेरी लव लाइफ का कचरा हो गया था, पर एनजी यूनिवर्सिटी की वो हरी भरी सड़कें, ज्ञानी प्रोफेसर, ग्राउंड में घूमती हुई शॉर्ट स्कर्ट वाली क्यूट सीनियर लड़कियां और नीम के घने पेड़, ये सब देखकर लगता था कि यहां आकर मैंने कोई गलती नहीं की। मेरी रातों की पढ़ाई बेकार नहीं गई थी। और सबसे बड़े हीरे तो मेरे ये 3 रूममेट थे, 3 नंबर 1 नमूने जो हर सेकंड मुझे हंसा कर लोटपोट कर देते थे। 2 से 3 कैन पेट में जाते ही सबका मूड हाई हो गया। सब अपने अपने हाई स्कूल के कांड सुनाने लगे। कोई किसी की टांग खींच रहा था तो कोई पुरानी गालियां दे रहा था। मेरा हंस-हंस के पेट दुखने लगा। जब दारू का नशा थोड़ा और चढ़ा
तो आवाजें बुलंद होने लगी। अबे मेरी बात सुन, कसम से बता रहा हूं। अबे तू चुप कर, मुझे बोलने दे। बात फिर घूम फिर के वेई झेन के उस बेसुरा प्रपोजल पर आ गई। अबे झेनू, तू सच बता, उस दिन प्रपोज करते वक्त तेरे दिमाग में क्या गोबर भरा था? खत लिख देता, लव लेटर दे देता, गाना गाने की क्या सूझी तुझे? अबे मत याद दिलाओ यार। वेई झेन का मुंह बन गया। आज जब सोचता हूं तो शर्म के मारे जमीन में गड़ जाने का दिल करता है। अरे गाना गाना तो कुछ भी नहीं है बे। अचानक बड़ा भाई याफेंग लाल मुंह करके मेज थोकते हुए खड़ा हो गया। चारों में सबसे ज्यादा दारू उसी ने पहली थी और अब वो फुल एंटरटेनमेंट मोड में आ चुका था। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आज एक बहुत बड़ा ऐलान अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। बड़े भाई ने दोनों हाथ हवा में फैलाए, होठों पर एक ऐसी ठरकी और कुटिल मुस्कान लाई जैसे अगले ही सेकंड वो कोई ऐसा कांड बताने वाला हो कि सुनकर पूरा हॉस्टल हिल जाए। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और भौकाली स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के हंसी के ठहाके भी छूटेंगे और दिल में हीरो के लिए इज्जत भी बढ़ जाएगी। बड़ा भाई याफेंग अपनी दास्तान सुनाने में एकदम लीन हो चुका था। अबे सुनो, जब मैं स्कूल में था ना, तो एक लड़की के पीछे पड़ा था। बंदी एकदम पढ़ाकू, दूध जैसी गोरी और छोटी सी चूहिया जैसी मासूम थी। मुझे उससे भयंकर वाला लव हो गया था भाई। मैंने क्या किया, एक मस्त प्रपोजल वीडियो बनाया और पूरे क्लास के सामने प्रोजेक्टर पे चला दिया। नतीजा क्या हुआ? उसने हाँ तो बोला नहीं, उल्टा बेचारी पूरे 2 पीरियड बैठ के जार जार रोई। बात यहां खत्म नहीं हुई। मैं साला 2 महीने उसके पीछे लगा रहा, जब तक कि उस बंदी ने तंग आके ये नहीं कह दिया कि अगर तूने ये सब बंद नहीं किया ना तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, दूर रह मुझसे। अबे बताओ, मैंने उस टाइम क्या बोला होगा? अरे बड़े भाई, क्या बोला बे? मैंने और वेई झेन ने एक साथ कौतूहल से पूछा। लियू नान तो भाई ये सब सुनकर ही शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था, मानो खुद छत से कूद जाएगा। मैंने बोला, पीछे हटता हूं। बड़े भाई ने सीना चौड़ा करके पूरे हॉस्टल में गूंजने वाली आवाज में हुंकार भरी, और ये पीछे हटना। बड़े भाई ने एक ड्रामाटिक पॉज लिया, पूरी जिंदगी के लिए है। हाँ। जैसे ही बड़े भाई ने ये बोला, हॉस्टल का कमरा ठहाकों से गूंज उठा। हम तीनों हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वेई झेन और मैं तो जमीन पर गिरकर पेट पकड़ के हंस रहे थे। बड़े भाई खुद भी अपनी इस चूतियापंती पर हंसी नहीं रोक पाए। उन्होंने पीछे मुड़कर खिड़की से बाहर अंधेरी रात को देखा और आंखें बंद करके एक ठंडी सांस ली। अबे यार, वो भी क्या नादानी के दिन थे बे। अध्याय 8, जब अपनों ने ही काट दिया। अगली सुबह ओफ, सिर फटने लगा बे। फांग युआन मैं ने जैसे ही करवट ली, लगा दिमाग में किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। भयंकर सन्नाटेदार दर्द, गला ऐसा सूख रहा था जैसे किसी ने रेगिस्तान में फेंक दिया हो। मैं आंखें मलता हुआ किसी तरह उठा और पानी पीने के लिए मेज की तरफ बढ़ा। दारू पीने के बाद जो अगली सुबह पछतावा होता है ना, आज मुझे वही फील हो रहा था। रात को थोड़ा ज्यादा ही पेल दिया था भाई। गटक-टक 2 गिलास ठंडा पानी पेट में जाते ही थोड़ा होश ठिकाने आया। खिड़की से सुबह की सुनहरी धूप छनकर आ रही थी और कमरों से लौंडों के खर्राटों की आवाजें आ रही थी। मैंने अंगड़ाई ली और जैसे ही चारों तरफ नजर दौड़ाई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अबे ये क्या बकचोदी है? हॉस्टल के फर्श पर पीले भूरे रंग का बदबूदार रायता फैला हुआ था। जो फोल्डिंग स्टूल मैंने रात को कायदे से रखे थे वो टेढ़मेढ़े पड़े थे। और सबसे जबरदस्त कांड, मेज के ऊपर एक भारी भरकम पत्थर की बेंच, स्टोन स्टूल रखी हुई थी। अबे ये तो कैंपस के पार्क वाले स्टोन गार्डन की बेंच थी। इतनी भारी सिलसिली पत्थर की चीज को हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर कौन सा बाहुबली उठा लाया बे? तभी नाकों में एक ऐसी सड़ांध बदबू आई कि उल्टी आने को हो गई। दरवाजे के पास आधा इंसान जितना ऊंचा
हरे रंग का कचरे का डिब्बा, म्युनिसिपल डस्टबिन रखा हुआ था। पूरी बदबू उसी में से आ रही थी। अबे, ये सड़क का डस्टबिन हॉस्टल के कमरे में क्या कर रहा है? मैं अपना सिर पकड़कर पुरानी यादें खंगालने लगा। हाँ, रात को बियर पीने के बाद बड़ा भाई और ल्यूनान आपस में भिड़ गए थे कि चल साले ग्राउंड में देखते हैं कौन बड़ा फुटबॉलर है। मैं उन्हें रोकने गया था, पर बाहर ठंडी हवा लगते ही सबका नशा चढ़ गया और सब आउट हो गए। उसके बाद क्या हुआ? ब्लैंक, शून्य। तू उठ गया क्या? मेरी आहट सुनकर वेई झेन भी उठा। उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी जैसे उस पर कोई मिसाइल दागी गई हो। बाल एकदम बिखरे हुए, चेहरा सफेद। अबे झेनू, फर्श पे किस कुत्ते ने हक दिया बे? मैंने पूछा। हगा नहीं है बे, वो बड़े भाई याफेंग की उल्टी है। मैंने रात को पोछा मारने की कोशिश की तो उसकी बदबू से मुझे भी उल्टी हो गई। हाँ, हंस मत साले, जाके उन दोनों जानवरों को उठा, सफाई करनी है। वेई झेन सिर सहलाते हुए नीचे उतरा। याफेंग, ओए बड़े भाई, उठ बे, नौटंकी बंद कर। क्या हुआ बे? बड़ा भाई आंखें मलते हुए उठा। पर भाई साहब, उसकी रजाई के अंदर दो बहुत बड़े गोल गोल उभार, बल्जेस दिख रहे थे। अबे तेरी रजाई में क्या बम छुपा रखा है? मैंने हैरान होकर पूछा। बड़े भाई ने रजाई हटाई। अबे भेंचो, मेरी रजाई में दो दो फुटबॉल कौन ठूंस गया? कौन ठूंसेगा बे, तू खुद लाया था। वेई झेन चिल्लाया। रात को बोल रहा था, मैं फुटबॉल को छाती से लगा के सोऊंगा ताकि सपने में मेसी आ जाए। दोनों घूंट घूंट पानी पीकर होश में आए। और ये ल्यूनान कहाँ है? वो तो आराम से सो रहा है। सबसे शरीफ वही निकला। मैंने कहा, शरीफ? मेरी जूती शरीफ। वेई झेन ने गिलास पटका, ल्यूनान के बेड पर चढ़ा और सीधे दो कड़क थप्पड़ जड़े। तड़ाक तड़ाक। अबे, ल्यूनान हड़बड़ा के उठा और जैसे ही वो उठा, उसकी रजाई के अंदर से एक दो नहीं, सीधे 3 से 4 आवारा बिल्लियां, कैंपस कैट्स, म्याऊ करती हुई बाहर झपटी। अबे साले, सीनियर कैट, ट्राइकलर सीनियर कैट। बड़ा भाई एक 3 रंग वाली बिल्ली को देखकर चिल्लाया, जो तकिए पर एटीट्यूड में खड़ी होकर सबको घूर रही थी। ये ल्यूनान साला रात को पूरे कैंपस की बिल्लियों को पकड़ करके बेड पे सुला रहा था। कोई रोक रहा था तो काटने को दौड़ रहा था। वेई झेन ने दरवाजा खोला और बिल्लियां बाहर भाग गई। चलो भाई, सबूत मिटाओ वरना वाड़ा हमारी खाल खींच लेगा। अक्टूबर के महीने में एनजी लैंजिंग शहर का मौसम बड़ा मस्ताना होता है। सुबह रात को ठंड, पर दोपहर की धूप में सिर्फ एक शर्ट काफी होती है। हॉस्टल की उस भयानक क्राइम सीन वाली सफाई निपटाने के बाद मैंने अपनी क्लासेस पूरी की। शाम को बाकी तीनों लौंडे बाहर टहलने निकल गए, पर मुझे कुछ खरीदना नहीं था, इसलिए मैं सीधे यूनिवर्सिटी की विशाल लाइब्रेरी में चला आया। काफी दिनों से मैं प्रोफेसर कोंग की वो खास किताब ढूंढ रहा था। आज रैक्स खंगालते खंगालते आखिरकार वो मिल ही गई। आधुनिक गणितीय भौतिकी का गणित पर प्रभाव। मैंने पहला पन्ना खोला और ध्यान से पढ़ने लगा। मैं फांग युआन, एनजी यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। मेरा सपना आगे चलकर एक बड़ा साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने का है। भले ही अभी रिसर्च की फील्ड तय नहीं थी, पर मैं जानता था कि कॉलेज के 4 साल फालतू की बकचोदी में नहीं गंवाने हैं। गर्मियों की छुट्टियों में गेम खेल खेल के मेरा मुंह आ गया था। लोग मुझे शांत और सीधा साधा समझते हैं, पर सच तो यह है कि मेरे अंदर एक भयंकर जिद्दी और जीतने वाला जुनून है। और एनजी यूनिवर्सिटी, ये तो देश के सबसे तेज दिमागों का अखाड़ा थी। मुझे आज भी अपने ओरिएंटेशन पहला दिन पर उस बूढ़े प्रोफेसर का भाषण याद था। इस यूनिवर्सिटी ने ऐसे ऐसे सूरमा पैदा किए हैं जिनके नाम भारत और दुनिया के इतिहास में सोने के अक्षरों में दर्ज है। मैं भी वैसा ही बनना चाहता था। मैं कोई किसी कॉमिक्स का हीरो नहीं था कि आसमान से कोई सिस्टम या सुपर पावर मिल जाएगी और मैं एक दिन में जीनियस बन जाऊंगा।
मुझे पता था, अगर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है तो रातों की नींद हराम करके एक एक किताब को चबाकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और आज से मेरी असली पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। एक तरफ अपना हीरो फांग युआन लाइब्रेरी के सन्नाटे में अपने टूटे हुए दिल के टुकड़ों को समेट रहा है, तो दूसरी तरफ झूठ बोलने वाली दोनों बहनें अपने ही बोए हुए कांटों की चुभन से तड़प रही है। वही कड़क, मसालेदार, ठेठ देसी स्लैंग्स और फुल इमोशनल भौकाली स्टाइल में आगे का पूरा सीन देखो, पढ़ के कलेजा कांप जाएगा। हर 2-4 मिनट में फांग युआन की आंखें अपने आप टेबल पर पड़े फोन पर चली जाती थी। वो स्क्रीन को देखता, फिर अपनी पलकें झुका लेता और जबरदस्ती किताब पर ध्यान लगाने की कोशिश करता। 6 महीने के प्यार ने ऐसी आदतें छोड़ दी थी जो इतनी जल्दी नहीं छूटती। जब जब वो फोन देखता तो अचानक झटका लगता, अरे मेरा तो ब्रेकअप हो चुका है। वो मासूम सी याओ याओ जांग अब सिर्फ बीता हुआ कल बन चुकी है। वो टिंग टोंग करके लगातार बजने वाले मैसेज जो कभी खत्म ही नहीं होते थे, अब सच में हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। फांग युआन को कोई सांस रुकने वाला भयानक दर्द तो नहीं हो रहा था, पर उसका दिल धीरे धीरे एक ठंडे काले गड्ढे में डूबता जा रहा था। उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें रील की तरह घूमने लगी। फांग युआन, तेरा बेटा कितना समझदार है यार, काश मेरा बच्चा भी ऐसा होता। कहाँ आंटी, मैं तो सोचता हूं थोड़ा और शैतान होता, लॉन्डो को थोड़ा जिद्दी होना चाहिए। ये क्या मार्क्स आए हैं फांग, तू टॉप 3 से भी बाहर हो गया। सॉरी मम्मी, सॉरी मुझसे मत बोल, तूने खुद कहा था कि तू फर्स्ट आएगा। एक मर्द अगर अपने बोले हुए शब्दों की औकात न रख सके तो वो खुद का गुनहगार है। फांग जाई, क्या हम कभी असल जिंदगी में मिलेंगे? क्या तू मुझसे शादी करेगा? मैं तेरे लिए प्यारे प्यारे ढेर सारे बच्चे पैदा करूंगी। अबे पगली, मैं अभी 18 का हुआ हूं, शादी की लीगल उम्र भी नहीं हुई मेरी। मुझे नहीं पता, कसम खा कि तू पूरी जिंदगी सिर्फ मुझसे प्यार करेगा। लाइब्रेरी के सन्नाटे में फांग युआन का दिमाग गुमराह होकर भटक रहा था। 18 साल तक की जिंदगी, घुटनों के बल चलने वाले बच्चे से लेकर इंजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बनने तक का सफर। अपनी ग्रोथ के दौरान उसने कई बार अकेलापन और दर्द झेला था, और आज का दिन भी वैसा ही था। सुनने में बहुत बचकाना लगे, पर फांग युआन हमेशा सच्चे प्यार पर अटूट भरोसा करता था। वो चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जो उसकी खूबियों से प्यार करे और उसकी कमियों को भी गले लगा ले। एक ऐसी लड़की जिसके सामने वो बिना किसी झिझक के बेसुरे गाने गा सके और उसे शर्म महसूस ना हो। वो उस लड़की को पलकों पर बिठाकर रखता, कोई चमचा, टैटू लौंडा बनकर नहीं, बल्कि सिर्फ एक सच्चा जीवन साथी बनकर, जो डेटिंग से लेकर शादी तक का सफर साथ तय करे। पर इस साली प्रैक्टिकल दुनिया में सच्ची मोहब्बत मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है। उसे लगा था कि याओ याओ ही वो लड़की है। वो उसकी बेरंग जिंदगी में धूप की एक चमकदार किरण बनकर आई थी। पर किस्मत का खेल देखो, वो याओ याओ निकली ही नहीं, वो तो सुसी निकली, उसकी खुद की कॉलेज प्रोफेसर। और उस प्रोफेसर मैडम ने, जिसे पूरा कॉलेज सिर आंखों पर बिठाता था, अपने स्टूडेंट को जिंदगी का पहला सबक क्या सिखाया? धोखा और बेदखली। 2 घंटे तक लाइब्रेरी में सिर पकड़कर ख्यालों में खोए रहने के बाद जब फांग युआन के पेट में चूहों ने तांडव मचाया, तब जाकर वो उठा। रात हो चुकी थी। वो अकेला हॉस्टल के कमरे में लौटा। वो तीनों हरामी रूममेट्स याफेंग, लियूनान, वेई झेन शायद बाहर कहीं ऐश मार रहे थे और अभी तक नहीं लौटे थे। खाना ठूंसकर फांग युआन बेड पर लेटा और बेसुध होकर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। खिड़की के बाहर रात का गहरा काला अंधेरा छाया था और दूर जलती स्ट्रीट लाइट्स उसकी धुंधली आंखों के सामने कांप रही थी। हवा के झोंके से बाहर लगे सफेद नीम के पत्तों की छन छन आवाज आ रही थी।
कमरे में लाइट नहीं जली थी। फांग युआन बेड से नीचे उतरा, टेबल के पास कुर्सी पर बैठा और अपनी ठोड़ी पर हाथ टिका लिया। दीवारों की दरारों से अकेलापन किसी जहरीले पानी की तरह रिस रिस कर बाहर आ रहा था और उसे डुबो रहा था। अध्याय 9। मुझे तो बस टाइम पास पसंद है। अगले कुछ दिनों तक आसमान पर एक अजीब सी उदासी छाई रही। नीले भूरे बादलों की एक मोटी परत फैली हुई थी और धुंध छा गई थी। उस रात से जो हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हुई थी, उसने पूरे एंजी शहर को नमी और ठंड से भिगो दिया था। ऐसा लगता था जैसे ये बारिश अब कभी रुकने ही नहीं वाली। ब्रेकअप वाले दिन के बाद सिर्फ एक सुबह धूप खिली थी। उसके बाद से तो काले बादलों ने शहर को पूरी तरह घेर लिया था। उधर सुसी मैडम को अपनी छोटी बहन सुयाओ की फिक्र सता रही थी। वो कॉलेज का काम जल्दी निपटाकर घर लौटीं और साथ में सुयाओ की पसंदीदा पेस्ट्री केक भी ले आईं। पर जैसे ही उन्होंने कमरे का